देखो बोहर ने क्या कहा था पहले ये समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर ने कहा था कि भाई न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी, एंड न्यूक्लियस के आसपास कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स। एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसमें रिवॉल्व करता है। जो इससे पहले वाला मॉडल था वो फेल क्यों हुआ था? पहले वाला मॉडल क्यों फेल हुआ था? उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एंड धीरे धीरे रिवॉल्व करते करते इलेक्ट्रॉन पास आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाएगा एंड एटम विल कोलैप्स। याद आया या नहीं रदरफोर्ड? यस सर। ठीक है, तो बोहर ने उसको ओवरकम कैसे किया? बोहर कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जब तक एनर्जी गेन या लॉस नहीं करेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी ना दी जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में रिवॉल्व करता जाएगा। ये क्या होते हैं? बेसिकली शेल्स या ऑर्बिट्स। तो बोहर ने कहा कि ना तो इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, वो अपने ही शेल में रिवॉल्व करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर पास नहीं आएगा तो वो न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करेगा, न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करेगा तो एटम विल बी स्टेबल। कोई डाउट? क्लियर? नो सर। तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैं पहले इसका प्रॉपर सा एक डायग्राम बना लूं क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ समझाना है। 2 मिनट दो मुझे बस। तुम लोगों को लाइंस दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये सेंटर में अपना न्यूक्लियस है, सेंटर वाला इज द न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के आसपास क्या है? कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। ये क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट्स नोन एज शेल्स। ठीक है, एंड बोहर ने क्या कहा कि भाई इस ऑर्बिट की ना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। एवरी ऑर्बिट is associated with certain fixed amount of energy and hence known as energy levels। हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हुआ करेगी, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स को। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले समझाया? दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन रिवॉल्विंग in its own orbit electron will keep on revolving in its own orbit until some energy is provided to it, until some energy is provided to it। ये सब ध्यान से समझना, जो जो पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में रिवॉल्व करता जाएगा until and unless some energy is provided to it। that is electron will not come close to the nucleus, electron will not come close to nucleus while revolving। क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है सर।
एंड अगर वो पास नहीं आएगा तो एटम विल बी स्टेबल एंड हेंस एटम विल बी स्टेबल। एटम स्टेबल होगा अगर इलेक्ट्रॉन पास नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले वाला मॉडल फेल ही इस चक्कर में हुआ था कि इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है, पास आ रहा है, एंड एटम कोलैप्स हो जाएगा स्ट्राइक होने के बाद। ठीक, थर्ड पॉइंट की बारी। हमारी असाइनमेंट्स में से ही चेक कर लें। चलो आगे करते हैं। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन पास नहीं आएगा जब तक उसको एनर्जी ना दी जाए। अगर मैंने एनर्जी दे दी तब क्या होगा? अगर मैंने एनर्जी प्रोवाइड कर दी तब क्या होगा? कहने का दूर मतलब क्या है? जाएगा। मान लो मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन किसी शेल में रिवॉल्व कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा शेल था, N1 शेल था। मैंने इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी, मैंने इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो क्या होगा? क्या ये न्यूक्लियस के पास आएगा या ये न्यूक्लियस से दूर जाएगा? दूर जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फटाफट जंप करके और आगे चला जाएगा। मान लो ये N2 शेल है, इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू दिस ऑर्बिट, ठीक है। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, पहला पॉइंट, तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स gradually increases। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब क्या है भाई कि मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये हमारा सेकंड शेल है, ये हमारा थर्ड शेल है, एंड ये हमारा फोर्थ शेल है। तो एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय एनर्जी ऑफ थर्ड शेल, फॉलोड बाय एनर्जी ऑफ सेकंड शेल, फॉलोड बाय एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। कोई डाउट? क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को कभी भी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, इफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, if energy is provided to the electron, it will gain that energy, it will gain that energy and will jump to higher energy orbit, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी तो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। इट विल जंप टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट। ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, मूव अवे फ्रॉम nucleus. This process is known as excitation. This process is known as excitation. क्या बोला करेंगे अब से हम इसको? Excitation. कोई डाउट? समझ आया सबको? यस सर। पर इस प्रोसेस Yes, में sir. से एटम अनस्टेबल नहीं होगा? हाँ, ये प्रोसेस है, इस वजह से एटम अनस्टेबल नहीं हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अभी हम वो अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें, टेंशन मत लो। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर बोलो। सर अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में है तो उसके बाद कहाँ जाएगा वो? फिर वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा, आयनाइजेशन विल टेक प्लेस।
ओके ठीक, देखो 3 पॉइंट्स क्लियर है सबको कि हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी हुआ करेगी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक वो न्यूक्लियस के पास नहीं आएगा, न्यूक्लियस से दूर नहीं जाएगा। मतलब जब तक तुम इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से अपने शेल में घूमता जा रहा है, रिवॉल्व करता जा रहा है बस। लेकिन अगर तुमने एनर्जी दे दी उसे, एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी को गेन जरूर करेगा, ऐसा नहीं है कि उसको वेस्ट होने देगा। इट विल एब्जॉर्ब दैट एनर्जी एंड विल गेट एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट। कोई डाउट? क्लियर यहां तक? Yes. ठीक, लक्षिता, सोहम, तो मुझे अलंकृति, थर्ड पॉइंट अगेन समझ नहीं आया, एक बार थर्ड पॉइंट समझा दो। देखो थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हो बाय एनी मींस, वो हीट एनर्जी भी होती है, बाय सोर्स ऑफ रेडिएशन हो सकता है, अगर तुम किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन विल गेन दैट एनर्जी एंड विल बी एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट, मतलब आगे चला जाएगा। मान लो इसकी एनर्जी है 10 जूल्स, एज्यूमिंग हाइपोथेटिकल वैल्यूज, इसकी एनर्जी है 10 जूल्स, इसकी एनर्जी है 15 जूल्स, प्योरली हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं, याद मत रखना इन्हें, मैंने अपने आप एज्यूम किए, असली में ये वैल्यूज है भी नहीं, ठीक है। मान लो इसकी एनर्जी 10 जूल्स है, इसकी एनर्जी 15 जूल्स है। अगर मैं 5 जूल एनर्जी दे दूं, 5 जूल एनर्जी दे दूं लक्षिता, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा? देखो इसके पास 10 जूल्स तो है ही, 5 और मैंने प्रोवाइड कर दी तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? 15 वाले में चला जाएगा ना। यस सर। ठीक है, और हमें कैसे पता कि 15 वाले में जाएगा? क्योंकि जब हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी विल इंक्रीज, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस, जो दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर? यस सर। अभी भी कोई डाउट किसी को? अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट शेल की एनर्जी है 10, सेकंड की है 15, मैंने प्रोवाइड की 3 जूल्स, तब क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे या नहीं? No, sir. नो सर। नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, कई बच्चे सोचते हैं कि चलो आधे रास्ते में तो आ जाएगा सर, आधे रास्ते में आके रुकेगा कहाँ? स्टेशन ही नहीं है कोई बीच में, तो इससे अच्छा तो यही है कि अपना जहां पे बैठे वहीं पे बैठा रहे। वो तभी आगे जाएगा जब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, अदरवाइज वो आगे जाने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो बीच में भटक जाएगा। समझ आया या नहीं? यस सर। ठीक है, वो तभी आगे जाएगा जब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी, उसको पता है कि मैं बीच में रुक सकता हूं, तो वो नहीं जाएगा। सिंपल। सबको क्लियर? यस सर। सर ठीक है, ऐसा कोई प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी ले सकें, जैसे दे रहे हैं वैसे ले सकें? हम अभी आगे करेंगे। अगला पॉइंट वही है, पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब देखो, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन, अब से ना मैं शेल्स को थोड़ा सा मतलब इस तरीके से भी बना दिया करूंगा, कोई इश्यू नहीं है। मान लो ये मेरा N1 शेल है, ठीक है, N1 शेल, मुझे इलेक्ट्रॉन को भेजना है N2 शेल में, तो बताओ कितनी एनर्जी देनी पड़ा करेगी? N2 शेल की एनर्जी माइनस N1 शेल की एनर्जी। एनर्जी जो प्रोवाइड करनी पड़ा करेगी, एनर्जी प्रोवाइडेड फॉर एक्साइटेशन, उसका फॉर्मूला क्या हुआ करेगा आपसे? एनर्जी ऑफ फाइनल शेल, मतलब कहां पे भेजना है, माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ा। तो डाउट क्लियर? फॉर्मूला Yes, sir. फॉर्मूला क्या? बेसिकली छोटी सी बात है कि जहां पे भेजना है दोनों के बीच का डिफरेंस सप्लाई करना होगा, एंड वो एनर्जी हम किस फॉर्म में सप्लाई किया करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में रेडिएशन डाल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे ना, अब बाहर नहीं निकालेंगे, अब बस उसको एक्साइट किया करेंगे, मतलब पिछले वाले कंसेप्ट को मिक्स कर देंगे इसके साथ थोड़ी देर में। अभी मिक्सिंग का टाइम नहीं आया, अभी नॉर्मली बोर मॉडल समझो एक एक स्टेप। अब देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी
उतनी कम स्टेबिलिटी। ये हमेशा काम करेगा, किसी भी चैप्टर में काम करवा लो इससे। ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर किसी के पास एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब मैंने बताओ इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कम हुई या नहीं हुई? यस सर। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, अब मैंने उसको एनर्जी दे के आगे भेज दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो एज इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ करेगा इट्स स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाया करेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी। एनर्जी बढ़ गई भाई उसकी, एंड हमें पता है कि अगर एनर्जी बढ़ गई है तो स्टेबिलिटी कम हो चुकी होगी। टू रीगेन द स्टेबिलिटी, वो चाहेगा कि नहीं भी मुझे तो स्टेबल ही ठीक था, मतलब आगे जाके देख लिया उसने, उसको लगा कि नहीं पीछे ही ठीक था, तो वापस यहाँ आने की कोशिश करेगा कि स्टेबिलिटी वापस चाहिए मुझे, तो मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। तो वो वापस यहाँ आने की कोशिश करेगा। जब वो वापस यहाँ पे आएगा तब वो क्या करेगा फिर? अब क्या करेगा? वो एनर्जी को रिलीज करेगा। कोई डाउट? पहले एब्जॉर्ब की थी, अब क्या करेगा? रिलीज। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ठीक है, when electron jumps from higher energy level to lower energy level, when electron jumps from higher energy level to lower energy level, it will emit energy. It will emit energy in the form of radiations. एंड कितनी एनर्जी एमिट करेगा मयंक? मान लो वो N2 शेल से N1 पे आ रहा है, तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? सर N2 माइनस N1। बिल्कुल, एनर्जी ऑफ बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी। किसी को कोई डाउट यहां तक? कुछ ना समझ आया हो? नो सर। नोट करो पहले ये पॉइंट्स, फिर आगे चलेंगे। नोट करो शुरू से। बस बोहर मॉडल पे थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, तकरीबन 2 लेक्चर्स, 2 या 3, फिर हम बोहर मॉडल को फेल करेंगे, एंड फेल करने के बाद हम मूव करेंगे अपने नए मॉडल पे जो बिल्कुल नया है, जहां से हमें मतलब पूरी केमिस्ट्री चेंज करेंगे हम, नई कॉन्फ़िगरेशन सीख के। कर लिया नोट यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, ये जो प्रोसेस है जब वो ऊपर से नीचे आता है उसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन होता है आगे जाना, डी एक्साइटेशन होता है पीछे आना वापस। ठीक, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. लास्ट कंडीशन, लास्ट क्या है? कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट। ऐसा नहीं है ना कि ऑर्बिट कहीं पे भी एग्जिस्ट कर जाएगा, तो लास्ट है कंडीशन फॉर
existence of orbit. Condition for existence of orbit क्या है? MVR is NH by 2 pi, where MVR is the angular momentum. फिजिक्स में पढ़ा होगा. एक होता है नॉर्मल मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. फिजिक्स में पढ़ा होगा वैसे तो, यस सर। Yes, sir. है ना. MV, मोमेंटम इज कंजर्व्ड. एक होता है एंगुलर मोमेंटम. ये भी पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ा अभी? नहीं सर। नहीं पढ़ा. लॉज ऑफ मोशन नहीं आए अभी. कौन से चैप्टर पे? अरे अभी हम मोशन Motion. शुरू करेंगे. तो उसमें पढ़ोगे बस एंगुलर मोमेंटम. सर्कुलर मोशन में या मेरे ख्याल लॉज ऑफ मोशन में. लॉज ऑफ मोशन में नहीं तो सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं. एंगुलर मोमेंटम MVR. यहाँ पे खैर सिंपल सा है. M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे V क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन with which it's revolving, with which it is revolving. R क्या हुआ करेगा यहाँ पे? रेडियस ऑफ शेल और ऑर्बिट. ठीक है. एंड N is the shell number, और बेसिकली ऑर्बिट नंबर. फर्स्ट ऑर्बिट, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. सेकंड ऑर्बिट के लिए एन वैल्यू हो जाएगी 2. इस तरीके से. H इज अवर प्लैंक कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू हमें पता है 6.632 into 10⁻34 जूल सेकेंड. एंड 2 पाई तो अपना कांस्टेंट ही है. कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगी? एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH by 2 pi. Angular momentum is integral multiple of H by 2 pi. ये लाइन मैंने क्यों लिखी? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ H by 2 pi. इंटीजर वैल्यू होती है। हाँ देखो, एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ H by 2 pi. एंड इंटीजर ही तो है, शेल नंबर, फर्स्ट शेल सेकंड शेल. तो एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H by 2 pi. कोई डाउट? नो सर। सबको समझ आया? ये तो फॉर्मूला ही है बेसिकली. कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट MVR इज NH by 2 pi. सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज ऑर्बिट की एग्जिस्टेंस नोन नहीं हो सकती. सबको क्लियर? यस सर। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक. अब बोहर ने क्या किया? बोहर ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया. बोहर ने हमें एनर्जी ऑफ द शेल का फॉर्मूला दिया. एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला दे दिया इसने फॉर्मूला क्या बना के दिया हमें? 13.6 into Z² by m² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. Z क्या है? अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो Z वैल्यू 1 हुआ करेगी. अगर कभी भी हीलियम की बात किया करेंगे हाइड्रोजन के लिए Z वैल्यू 1, हीलियम के लिए Z वैल्यू विल बी 2,
लिथियम के लिए Z वैल्यू 3 हुआ करेगी एंड बेरिलियम के लिए Z वैल्यू 4 हुआ करेगी। बेसिकली इट्स एटॉमिक नंबर। ये जो फॉर्मूलाज है ना, जो भी मैं फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं, वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्या होते हैं? हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला सिर्फ उस पर एप्लीकेबल होंगे जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुआ करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। He+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 1। Li+2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 Be+3 के पास। मैं क्या ये फॉर्मूला कार्बन +5 के लिए एप्लीकेबल है? Yes, sir. ठीक है, तो उस पर एप्लीकेबल होगा। क्या ये फॉर्मूला N-3 पे एप्लीकेबल होगा? No, sir. लक्षिता? नहीं। क्लियर? क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे एप्लीकेबल होंगे जितने भी बोहर के रिजल्ट हैं, ऑल बोहर रिजल्ट्स। जितने भी हम बोहर के फॉर्मूलाज लिखेंगे ना, वो सब के सब फॉर्मूलाज सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड है। बोहर ने जितना भी काम किया है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए किया है या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, और किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये नोट कर लेना। Z here is basically atomic number। ठीक है, एंड N क्या है यहाँ पे? ऑर्बिट नंबर। N क्या हुआ करेगा? ऑर्बिट नंबर। क्लियर? कोई डाउट किसी को? मान लो मुझे फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालनी है, तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी आएगी इन हाइड्रोजन लाइक एटम? इन हाइड्रोजन कह लो बेसिकली, -13.6। हाइड्रोजन के लिए Z वैल्यू 1 होती है, N वैल्यू भी 1 होगी, तो फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर सेकंड शेल की एनर्जी निकालनी हो इन हाइड्रोजन ओनली, डिवाइड बाय 4 हो जाए। हाँ बिल्कुल सही, बाय 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हमने तो कहा था कि एनर्जी जब दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ये तो कम नहीं हो गई। हाँ और कोई? और ये तो नेगेटिव वैल्यू है। हाँ एनर्जी बढ़ रही है, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम दूर जा रहे हैं तो एनर्जी इज इंक्रीजिंग। क्यों? देखो फर्स्ट शेल की एनर्जी कम है -13.6, सेकंड की बढ़ गई -3.4। क्लियर? तो जो हमने लिखा है वो सब सही चल रहा है। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो भाई नोट करो, और क्या कह सकते हैं, है ना? करो, नोट करो फटाफट। आज काफी बच्चे हैं। सर ऊपर कर दो नोट करने के लिए। कौन से वाले पॉइंट्स नोट करना है? कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट। यस सर। आराम से। आज मैं तुम सबके टेस्ट का प्रिंट आउट निकाल लिया है, आज रात को मैं चेक कर दूंगा, आज रात को नहीं तो कल सुबह, एंड कल तुम्हें रिजल्ट्स मिल जाएंगे अपने CBSE वाले टेस्ट। प्रिंट आउट निकाल लिया मैंने, एंड मुझे ना एक बच्चे की स्कैनिंग में दिक्कत लगी है, एक दो बच्चों की। मैं तुम्हें स्कैनिंग वाली वीडियो भेजूंगा, तुम एक बार उसको जरूर देखना, क्योंकि मैं प्रिंट आउट निकाल के चेक करता हूँ, तो अगर मेरे पास प्रिंट आउट क्लियर नहीं आता है तो समझ लो कि तुम्हारा टेस्ट चेक नहीं होगा।
शुभ्रांग एक तो तुम राइटिंग बड़ी कर लो भाई। तो मैं क्या करूँगा? अरे तुम्हारी राइटिंग बहुत छोटी है। ठीक कितनी तो है। शीट कितनी शीट की बचत, या तो मेरे प्रिंटर में कोई दिक्कत थी, तुम्हारी राइटिंग बहुत छोटी आई है इसमें। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है, स्कैन अच्छा था, राइटिंग में दिक्कत थी। जो स्कैन की दिक्कत थी ना वो एक बच्चे के साथ थी, आर्यन के साथ। आर्यन आया नहीं वो आगे। तो तुम्हारा भी स्कैन में ना ब्लर आ रहा है बीच बीच में, तो अगर ब्लर आता है ना तो दोबारा से फोटो खींच लिया करो, थोड़ा टाइम लगा लिया करो, कोई इश्यू नहीं है। ओके सर। क्योंकि जब मैं चेक करूंगा तो मैं तुम्हें यही फोटो स्कैन करके वापस भेज दूंगा कि तुम्हारे नंबर कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो पता चल जाए। मैंने लिख लिया, ये करें नीचे। अलंकृति समझ आ रहा है? अलंकृति, अविष्का, दीक्षा, समझ आया ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। लिखो लिखो लिखो, आगे भी लिखो फटाफट। जब लिख लोगे तो बताना, फिर आगे करेंगे। लिखा सबने? यस सर। ठीक, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एंड मेरा लैपटॉप हो गया हैंग। अब 2 मिनट वेट करना ही पड़ेगा, अब दोबारा से सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। चलो आगे करते हैं। देखो एनर्जी के साथ साथ ना बोहर ने और भी फॉर्मूलाज दिए हमें। एनर्जी के साथ साथ एक और फॉर्मूला दिया रेडियस का। बोहर ने बहुत काम किया था लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। बोहर ने ऑर्बिट का रेडियस भी बताया था। रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 into n square by z Armstrong. N, Z have their usual meanings. Rn is the radius of nth orbit. अब देखो, मान लो मुझे रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.53 into 1/1, तो 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब मान लो मुझे रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट निकालना होता फॉर हीलियम आयन, तो वैल्यू कितनी होती? देखो 0.53, n कितना पुट कर देते? ऑर्बिट नंबर, n क्या होता है यहाँ पे? ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर इज 5 अपॉन z। हीलियम के लिए z वैल्यू मैंने कितनी लिखवाई थी? 2। कोई डाउट? नो सर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस किया करेंगे। नोट करो ये फॉर्मूला भी। बेसिकली पहले फॉर्मूलाज नोट कर लो ना, ताकि फिर हम सारा इकट्ठा काम कर सकें। सर ऐसे तो फिर बोहर सिर्फ पहले 4 एलिमेंट्स के लिए चलता होगा? नहीं, बाकियों के लिए भी चलता है, लेकिन उसमें n वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए। जैसे कार्बन +5 के लिए चल सकता है अगर चलाएं, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना इसमें। हाँ, यस सर, वही एग्जिस्ट नहीं करता तो इसीलिए बोहर फेल हुआ था। मेन उसकी लिमिटेशन ही ये थी कि इसके जितने भी रिजल्ट्स थे दे आर एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। स्टेबिलिटी तो ये भी एक्सप्लेन कर गया था।
स्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसके जो रिजल्ट्स थे वो हर एक एटम पे एप्लीकेबल नहीं थे, जबकि जो मॉडल अगला मॉडल करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके हम जितने भी रिजल्ट्स करेंगे वो सब एटम पे एप्लीकेबल होंगे, एंड उसको आज तक कोई फेल नहीं कर पाया। सबसे खुशखबरी की बात यह है कि उसको कोई फेल नहीं कर पाया। उसको कोई फेल क्यों नहीं कर पाया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, वो हम उसी मॉडल में डिस्कस करेंगे कि आज तक उसको कोई फेल क्यों नहीं कर पाया। कर लिया नोट? यस सर। लास्ट फॉर्मूला जो हमने इसमें पढ़ना है वो है वेलोसिटी। इसने इवन वेलोसिटी तक का फॉर्मूला बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, Vn, basically this is 2.18 into 10 is power 6 into Z by n meters per second। मान लो मुझे वेलोसिटी निकालनी है इन 5th ऑर्बिट फॉर हीलियम, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2.18 into 10 is power 6। हीलियम है तो Z वैल्यू विल बी 2 एंड 5th ऑर्बिट है तो n वैल्यू विल बी 5, दिस मच मीटर्स पर सेकेंड। सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक, करो इसे नोट। एक और लास्ट फॉर्मूला है जो हमें न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले डिस्कस करना पड़ेगा, पहले से नोट कर लो। कर लिया नोट सबने? यस सर। ठीक, चलो आगे करते हैं। लास्ट फॉर्मूला क्या है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन शो करे, मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है एंड हमने कुछ एनर्जी सप्लाई कर दी, एंड एनर्जी सप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो गया टू अ हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो जो हमने एनर्जी सप्लाई की होगी ये N2 शेल में चला गया N1 से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, रिडबर्ग्स इक्वेशन है इसका नाम। फॉर्मूला का नाम है रिडबर्ग्स इक्वेशन, रिडबर्ग ने डिस्कवर की थी ये, इट्स रिडबर्ग्स इक्वेशन। फॉर्मूला है 1 by lambda, दिस इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, 1 by N1 square minus 1 by N2 square into Z square। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ रहेगी, RH रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। रिडबर्ग्स कांस्टेंट की अगेन तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.09 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। 1.09 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, एंड N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। N1 हमेशा नीचे वाला होगा, लोअर एनर्जी लेवल, एंड N2 क्या होगा, हमेशा ऊपर वाला लेवल। N1 is the lower energy level, N2 higher energy level, एंड Z तो हम पढ़ ही चुके हैं, लैम्डा भी हमें पता है वेवलेंथ,
लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट। सिमिलरली ये एप्लीकेबल तब भी होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी जो रिलीज करेगा उसकी भी तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हो तब भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हैं तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। एंड इफ इलेक्ट्रॉन इज अंडरगोइंग डी एक्साइटेशन then also this formula is applicable. Clear? Good out? समझ आया या नहीं? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, तभी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, ज्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं करेंगे एकदम से। नोट कर लिया, करें क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक, देखो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ emitted during a transition of electron in between two levels of lithium whose sum is 4 and difference is 2। दो लेवल्स हैं, मुझे नहीं पता कौन से लेवल्स। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे नहीं आया, अब आया? Yes, Yes, sir. sir. आ गया। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है कि कह रहा है कि वेवलेंथ बताओ when the electron is undergoing a transition from two levels। जब भी दो लेवल्स की बात आ जाएगी ना, तब तो हमेशा रिडबर्ग इक्वेशन लगेगा ही लगेगा। इसमें कुछ वेवलेंथ इन्वॉल्व है, वेवलेंथ बताने। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझे n1 n2 नहीं पता। मुझे पता है मुझे रिडबर्ग इक्वेशन लगानी होगी क्योंकि दो लेवल्स की बात चल रही है एंड वेवलेंथ पूछी है। लेकिन ये पता है कि सम ऑफ दीज टू लेवल्स इज 4 एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू लेवल इज 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, 1 + 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा मैं तो n2 n2 कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? n1 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अगर n1 3 आ गया तो बताओ n2 कितना होगा? 1। कोई डाउट? आया समझ या नहीं? सर बोलो। अभी तो हमने लिखा था n1 वो होता है स्मॉलर वैल्यू। मतलब वो तो हमने ऐसा निकाला ना, हमें नहीं पता। अब हमें पता है कि लोअर एनर्जी लेवल नीचे वाला होगा एंड ऊपर वाला बड़ा होगा। कोई डाउट? ये हमें खुद सोचना है। ओके सर। यस। क्लियर हुआ यहाँ तक? पहले यहाँ तक समझ आया n1 n2? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? मयंक, लक्षिता, अविष्का? नो। अब देखो हमने ये पहले पढ़ा है कि जो नीचे वाला लेवल है वो छोटे वाला है, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझना है कि हमने n1 n2 गलत ले लिया है। n1 इज 1 एंड n2 कितना होगा? 3। ये ऑटोमेटिकली समझ आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि हमने पहले ही लिखा कि जो नीचे वाला है दिस इज द लोअर एनर्जी लेवल एंड जो ऊपर वाला है वो क्या है? हायर एनर्जी लेवल। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो बस लैम्डा ही निकालना है, तो 1 by लैम्डा दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। तो लैम्डा तो हमें निकालना ही है, रिडबर्ग कांस्टेंट हमें पता है 1.09 इंटू 10⁻⁷ 1 by n1 मतलब 1 का स्क्वायर, n2 इज 3 का स्क्वायर एंड बात चल रही है लिथियम की। लिथियम की बात चल रही है तो z वैल्यू विल बी 3। तो ये तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो जाया करेगा, कोई इशू ही नहीं है। तो लैम्डा कितना आ जाएगा?
9/8 into 1/9 into 10⁻⁻7। ठीक है, तो लैम्डा बनेगा ये कट कटा के 1/8 विच इज 0.1 into 10⁻⁷ मीटर्स। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? किसी को कोई डाउट? No, sir. मयंक समझ आ रहा है? शुभ्रांग, यस सर। प्रणव, यस सर। सोहम, यस सर। हर्षवर्धन, यस सर। बहुत कुछ है करने वाला, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा सिर्फ इसके, बेसिक इन द सेंस कि जो हमने फॉर्मूलाज अभी तक किए बस उसी पे क्वेश्चंस कराऊंगा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी तो फॉर्मूलाज और भी आने हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे चीजें। अभिचल का कुछ तो है पक्का, फिर से लीव कर गया, या तो 6:30 बजे कुछ काम आता है। किसी को पता है? अगेंद्र तुम्हें पता होगा कि अभिचल 6:30 नहीं ही सर, क्यों, कहीं पता जाता है नहीं, क्या? मन नहीं लगता होगा पढ़ाई में उसका। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो पता क्या है, एक होता है कि बच्चे का मन नहीं लगता तो फिर वो आए ना क्लास में, दूसरा है कि वो एकदम सही टाइम पे 6:30 के बाद और 6:45 से पहले पहले लीव कर जाता है, तो कुछ तो गड़बड़ है, यानी ये गड़बड़ पता लगानी पड़ेगी। सर कहीं खेलने आता होगा। हाँ, या तो खेलने जाता होगा, नहीं तो एक और गड़बड़ चल रही थी ना, चक्कर तो ये है। अगेंद्र अभी तक वो गड़बड़ सॉर्ट आउट हुई है नहीं हुई, या उसी में फंसे हुए हो? फंसे हुए नहीं सर, वो फंसा हुआ है, मेरा कुछ सीन नहीं है, मतलब उसके बात हुई नहीं इसके बारे में कुछ। देखो मुझे बता देना, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हाँ जी सर, उसकी तरफ से आएगा मैं बता दूंगा, मतलब मेरा तो नहीं है कुछ। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ अगर तुम्हारा भी हो बीच में कुछ। अरे नहीं नहीं सर। तुम्हारे तो मैं पेरेंट्स को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, तो कोई इशू ही नहीं है, आराम से सॉर्ट आउट करेंगे बैठ के। इसलिए सर कुछ सीन नहीं है। If the energy of electron in the first Bohr orbit is minus 313.6 kilocalories per mole, what is the energy in the second orbit? ध्यान से समझो, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना पहले आज समझते चलो, एंड ना समझ आए तो बता देना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहे इसी को एक बार दोबारा से करना घर जाके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है, फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है, खुद ही दे दी है, -313.6 किलो कैलोरीज पर मोल। कह रहा है एनर्जी ऑफ सेकंड शेल बता दो। ठीक है, क्या एटम चेंज किया? नहीं किया। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? डिराइव नहीं मतलब लिखा था, डेरिवेशन तो हम अगली क्लास में करेंगे, यही लिखा था। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो देखो E2 by E1, E2 by E1 किसके बराबर होगा? n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। ये चीज सबको क्लियर? किस किस को ये चीज समझ नहीं आई? सबको समझ आ गई? दीक्षा, अविष्का, Yes, sir. Yes, sir. अलंकृत? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ना, तो
इसको कैसे एक्सप्लेन करें इस चीज में, चलो देखो। सेकंड शेल की एनर्जी निकालनी है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/n2 स्क्वायर, एंड फर्स्ट शेल की एनर्जी दिस विल बी 1/n1 स्क्वायर। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो कट जाएगा जब हम रेशियो ले रहे हैं। E2/E1 कितना आएगा, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। क्लियर अलंकृति? फटाफट अलंकृति मैसेज करो, यस ओके ठीक है। तो अब देखो बस ये तो सिंपल सा था, मुझे यही समझाना था क्वेश्चन में कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो फॉर सेकंड शेल एनर्जी हमें निकालनी है, फॉर फर्स्ट शेल एनर्जी हमें गिवन है, एंड फर्स्ट शेल इज 1 का स्क्वायर, सेकंड शेल इज 2 का स्क्वायर। तो E फॉर n इज इक्वल टू 2 इज 1/4 टाइम्स एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, 1/4 टाइम्स -313.6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 7s are 28, 3 4 8s are 32, 78.4 किलो कैलोरीज पर। कोई डाउट? सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। करो ऐसे नोट। अच्छा एक बात बताओ, कल फ्री हो सुबह या क्लास होती है स्कूल की? सर 8:30 होती है। कितने बजे तक? 8:30 से मतलब लगातार ही होती है फिर 12:30 तक। हाँ, सुबह 5 सुबह मिनट का। मैं सुबह सुबह क्लास नहीं लेता, मैं सिर्फ सर आप 10th की क्लास। ले क्लास, हाँ आप ले लेना क्लास। अच्छा, अलंकृति बिजी है, अलंकृति का मैसेज आया। अलंकृति कब तक बिजी हो, पूरा दिन? अच्छा ये बताओ 6 बजे के बाद तो फ्री हो फिर सब शाम को? नो सर। नहीं, कौन फ्री नहीं है अभी 6 बजे के बाद? क्या हो गया, कहीं जाना है क्या घूमने? सर खेलने जाना होता है। कौन कौन कौन? प्रणव। अच्छा प्रणव खेलने नहीं जाया करते, देखो कोरोना का टाइम चल रहा है, कल क्लास में रहेंगे ठीक है। अरे ऐसा ना करो सर, सिर्फ फिजिक्स की क्लास के टाइम पर ही खेलने जा सकते हैं, जिस दिन फिजिक्स अरे होती है। संडे संडे खेलना आराम से। तो संडे चलो को टेस्ट होता है। मैं टेस्ट नहीं रखता इस संडे पक्का, ठीक है। बाकी तो रखेंगे ना सर। चलो Yes, वो sir. बाकियों से माना लेना तुम लोग। बाकी और कोई भी कोई फ्री ना हो 6 सर मैं बजे भी के नहीं, बाद? क्यों, सर तुम कहीं कहाँ जाना चले? है। अरे ऐसे झूठ मत बोला करो शुभ्रान, तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है। सर मत रखो कल क्लास सर। कल 6 to 7:30 6 to 8 क्लास होगी। 8:30 कर लेते हैं, 6:30 to 8:30 कर लेते हैं बस, या 6 अरे to सर 8:30 6 6 to to 8 सर 6:30 to 8 रख लो बस। 6 to 8:30 ठीक। अलंकृति क्या करें, करना पड़ेगा। ठीक तो कल क्लास होगी हमारी 6 to 8:30। खेलना कल कल के लिए रहने दो, कोई बात नहीं, चलता है। एक एक्स्ट्रा क्लास तो बनती है, देखो सिलेबस सर पीछे तो होता 6 है। to 8:30 क्यों इतनी लंबी? जब मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ तो थोड़ी लंबी लेता हूँ। ठीक तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, या संडे रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम अपना वीकेंड खराब करना चाहते हो संडे को रख लो। नहीं सर, कल ही ठीक है। नहीं सर सर कल कल ही सही। ठीक है। अलंकृति कल ही होगी क्लास अब तो। अगर तुम ओरली डिबेट कर सकती हो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, लिखने वाली डिबेट इफेक्टिव नहीं होती। कोई बात नहीं अलंकृति, मैं तुम्हें ऑफिसर से बात कर लूंगा मैं, वो 8:30 बजे टेस्ट पोस्टपोन कर देंगे तुम्हें। यस यस यस, नहीं नहीं यस,
अरे बाकी बच्चों को समझ नहीं आ रहा, अलंकृति तुम क्या मैसेज कर रही हो, उनको तो समझ नहीं आ रहा होगा ना, तुम तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रही हो। ठीक है अलंकृति, क्लास होगी, कुछ नहीं कर सकते। कल की क्लास के लिए एक बार एडजस्टमेंट करो, कोई इशू नहीं है। टेस्ट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ बस। आठ बजे फ्री कर दूंगा सबको। ठीक, डन। अब आगे करते हैं। मैं क्या करा रहा था क्वेश्चंस। वैसे तो इसमें आंसर मार्क है, लेकिन खुद ट्राई करो, कई बार आंसर्स गलत भी होते हैं। देखो ऐसे डायरेक्टली आंसर मत करो। बताओ इसका आंसर। The radius of which of the following orbit is same as the first Bohr orbit of hydrogen atom? निकाल के ही देखना होगा। देखो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है फॉर हाइड्रोजन एटम? 0.53 इंटू 1 स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए Z भी 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब ऑप्शन चेक कर लो। ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, रेडियस फॉर n इज इक्वल टू 2 फॉर हीलियम आयन, this will be 0.53 into n square, which is 4 by Z, which is 2. तो देखो आंसर मैच नहीं हुआ, ये तो 2 आ रहा है, ये थोड़ी ना आएगा, ये तो गलत है। अगला ऑप्शन मैच करके देखते हैं। रेडियस फॉर n is equal to 3 for lithium ion, 0.53 into n square, n square हो गया 9 by Z हो गया हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, तो ये तो 3 टाइम्स हो गया, ये भी मैच नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं। रेडियस फॉर n इज इक्वल टू 2 फॉर लिथियम, ये भी 4/3 आएगा, ये भी मैच नहीं करेगा। बेरिलियम के लिए आएगा 9/2, ये भी मैच नहीं करेगा। तो एक काम करो, इसको मैच करने के लिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 कर दो, तभी मैच होगा। ठीक है, सर 4 से भी कैसे होगा? Yes, sir. क्यों? तो फिर 0.53 into 8 आ जाएगा। अच्छा n स्क्वायर बाय Z ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे तुम? 1 कर दो सर। 1 से कैसे मैच हो जाएगा? अच्छा सर, तब भी नहीं होगा। बेरिलियम के लिए मैच होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के लिए मैच हो जाएगा। चेक करो, लास्ट ऑप्शन चेक करो, डी वाला ऑप्शन चेक करो। रेडियस विल बी 0.53 इंटू n स्क्वायर, n कितना होगा 4 स्क्वायर, मतलब n का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाय Z। बेरिलियम के लिए Z कितना होता है 4, तो यहाँ पे 0.53 आएगा, तो आंसर विल बी डी। क्लियर? यस सर। तो देखो तभी मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली मत बताना कभी भी, देख के इसमें आंसर बहुत गलत है। कोई डाउट है किसी को? समझ आया? लक्षिता, मयंक, दीक्षा? Yes, sir. Sir. देखो अब पढ़ने की जिम्मेदारी तुम सब पे है, पढ़ोगे तभी काम बनेगा। देखो
इसे करो, इसका आंसर बताओ। ट्राई करो पहले, फिर मैं कराऊंगा, नहीं तो। सर इसमें आर वो कांस्टेंट है। आर इज इसमें रीडबर्ग, आर आर इज रीडबर्ग कांस्टेंट। आया आंसर? यस सर। सर। नहीं आया? क्या हो आगे गया? सर। आ गया? यस। देखो, इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, मतलब ऊपर वाली वैल्यू 3 है, नीचे वाली वैल्यू है 2। हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, मतलब z वैल्यू इज 1। तो हमारे पास रिडबर्ग इक्वेशन क्या बन गई? 1 by लैम्डा, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 36 by 5 आ। कोई डाउट? नो सर। सबको क्लियर? यस सर। रक्षिता, क्या वो बच्चे आंसर क्यों नहीं आया था अभी तक? दीक्षा, आविष्का, आ गया था सर, सही था। चलो फिर इसका आंसर बताओ। अभी क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे, बताओ। सर बी वाला शायद। बी वाला? बी बी। बी फॉर बॉय। यस सर। एकदम से कैसे निकाल लिया? n1 n2 क्या है? n2 is 6। चलो चेक कर लेते हैं। देखो, n1 प्लस n2 किसके बराबर है? 4 के बराबर जी। n1 माइनस n2 किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो 2 टाइम्स n1 is 6। n1 कितना आ गया? 3। n1 3 आएगा, तो n2 कितना आएगा?
1। ये तो हमारे क्या हो गया, n2 माइनस n1 है सर। अच्छा n2 माइनस n1 है, ठीक है ठीक है ठीक है, वही थोड़ा ध्यान से गड़बड़ हो गई थी देखो। तुम लोगों में किसी ने क्यों नहीं बताया? और आंसर तो सेम ही आ रहा था, वो नंबर चेंज था बस। हाँ ये भी बात सही है, ये भी लड़का सही बात कर रहा है भाई। तो ठीक है, तो ये तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई 3 एंड नीचे वाली वैल्यू आ गई 1। ओके, अब हमें वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर किसके बराबर होता है? 1 बाय लैम्डा के बराबर। एंड Yes. हमें पता है 1 बाय लैम्डा किसके बराबर होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। तो r 1 बाय n1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 1 स्क्वायर। हीलियम के लिए 2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 8r बाय 9 इंटू 4। सी आ गया। मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं करा। कोई डाउट किसी को? समझ आया या नहीं? आ गया सर। जरूर सर। आसान है ना क्वेश्चन। देखो मैं अभी सारे क्वेश्चंस करा ही नहीं रहा हूँ, मैं जितने क्वेश्चंस कराए हैं, मतलब जितने फॉर्मुलास कराए हैं सिर्फ उतने पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये तो कर ही लोगे 34th क्वेश्चन, या मैं ही कराता हूँ? मैं नहीं, मतलब तुम ही करोगे। आंसर ट्राई करो इसे। करो ट्राई, अगर सबका आएगा तो फिर हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आया आंसर? आया भाई, आंसर आया या नहीं? देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट अपॉन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट is 1 by 25 times energy of first orbit. तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा -8.68 इंटू 10⁻20 जूल्स पर एटम। कोई डाउट? आया समझ या नहीं? यस सर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये तो रेडियस निकालना है फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फॉर्मूला क्या होता है? 0.53 इंटू n स्क्वायर।
5 का स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर अपॉन z बेसिकली, तो 0.53 इंटू 25 एंगस्ट्रॉम। तो इसको सॉल्व कर लो, 13.25 भी तो आएगा। किस किस को समझ नहीं आया? किस किस को समझ नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया हो? प्रणव, शुभ्रांग, सोहम? क्लियर है सर। आ गए सर समझ। यस सर। ठीक, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एस्टिमेट द डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड द सेकंड। बहुत 3 क्वेश्चन है बेसिकली, पहला क्वेश्चन यही खत्म होता है। ये 80 नंबर लिखा है ना, इट्स एटॉमिक नंबर। 80 नंबर लिखा है ना सेकंड लाइन में, इट्स एटॉमिक नंबर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को एंड आंसर्स बताओ। आंसर्स आए? सर बस होने वाला है। तुम सबकी मैथ्स और फिजिक्स कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है सर। मैथ्स भी फिजिक्स भी? यस सर। बढ़िया। सोहम, शिवराम, प्रणव? सर मैथ्स ठीक है, बाकी दो तो ठीक चल रहे, अच्छी चल रही मैथ्स ठीक है, बाकी? बाकी अच्छी चल रही है, केमिस्ट्री फिजिक्स। अच्छा, मैथ्स में क्या हो गया? सर लॉग चल रहा है, नहीं आ रहा समझ सर। क्या लॉग में ऐसा क्या है? सर अजीब से क्वेश्चन है, अभी मैंने क्या प्रैक्टिस भी नहीं करी सर मैथ्स की तो। अच्छा, प्रणव? सर पता है उसमें क्या है? वाला चैप्टर ही है सर। अच्छा, बोलो बोलो मैम। सर उसमें पता है क्या दिक्कत है? जब मन करे तब इन्वर्स कर देते हैं उसमें। पता ही नहीं रहता कब इन्वर्स करना है, कब क्या करना है। ओहो, ये भी दिक्कत है। केमिस्ट्री में कम से कम ये तो पता होता है कि ये फॉर्मूला लगा हुआ आंसर आ जाएगा। हाँ जी सर। ये भी दिक्कत है। चलो
कोई बात नहीं, होता है। सर जो क्वेश्चन में सेकंड केस है उसमें हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन हाँ, एटम। हाइड्रोजन, हर एक में हाइड्रोजन की ही बात होती है। नहीं, इसमें हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही, इसका एटॉमिक नंबर निकालना है ना, जेड वैल्यू तो निकालनी है इसकी, एटॉमिक नंबर इज जेड। ओके सर। सर इसका बेरिलियम है। बेरिलियम चेक कर लेता हूं मैं। नहीं, फर्स्ट का आंसर कितना आया? 10.2। 10.2 सबका आ गया। यस E2 minus E1 minus 13.6 into Z square by M square minus of minus 13.6 into Z square by 1 square। ठीक है, इसे सॉल्व करना था, आंसर आ जाता 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये तो E2 minus E1 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, एट व्हाट मिनिमम एटॉमिक नंबर, मतलब Z वैल्यू पूछा है, एटॉमिक नंबर इज Z, a transition from N2 to N1, ठीक है, and wavelength is given to be 3 into 10 to the power minus 8. So 1 by 3 into 10 to the minus 8, this is Rydberg's constant, 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square। ठीक हो गया, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि z square will be equal to 1 by 3 into 10 to the power minus 8 into 4 by 3 into 1 by r, which is 1 into 10 to the power 7, basically 1.09 into 10 to the power 7। तो ये बन जाएगा -1, ऊपर जाके 40 बन गया, तो 40 by 3, 40 by 9, 4 by सर मेरा 4 का सिंपल 30, टू। 4 पॉइंट कितना आएगा ये? सिंपल 2 आ गया एग्जैक्ट? यस सर। कैसे? सर मैंने आर की वैल्यू 1 ली थी, आर की 1 मैंने into 10 है। मैंने भी तो 1 ही ली है। मैं आपको फोटो भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। सर मेरा यही आया। तो यहाँ से जब तुम 40 by 9 करोगे, 1.09 लेके करके देखें अगर एक बार, तो 40 divided by 9 divided by 1.09, ठीक है। अगर तुम 1.09 पूरा लोगे ना, तब z स्क्वायर 4 आ रहा है, इसको 1.09 पूरा लो, अगर ये पूरा लेते हो तो z स्क्वायर 4 आ जाएगा, एंड z वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी? 2। विदाउट क्लियर नो है? सर, ये यही आ रहा है। मयंक, लक्षिता, हर्षवर्धन, Yes, दीक्षा, Yes, अब sir. z वैल्यू आ गई। अब Yes, तुमसे क्या पूछा कि कौन सा एटम है, ये कौन सा एटम होगा? फिर हीलियम। आयन। ठीक, कोई डाउट किसी को? नो सर। करो इसे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, एंड बाकी का काम अगली क्लास में करेंगे। तुम लोग इसी को पढ़ के आओ, ज्यादा कुछ मत करो, चाहे बस इसी को पढ़ के आओ। अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैं तुम्हें भेजता हूँ, मतलब मैं टेस्ट में भी डालने होते हैं ना, इससे मैं आजकल तुम्हें नहीं भेजता, नहीं तो 10-15 क्वेश्चन की असाइनमेंट बन जाती थी, आजकल 10 क्वेश्चन में टेस्ट में डाल देता हूँ। चलो मैं भेजता हूँ फिर। सर बोलो। अगली क्लास में कोई टेस्ट है सर? कल है अगली क्लास? नहीं मतलब अगली से अगली नॉर्मल क्लास। नॉर्मल क्लास में तो होगा ही ना, जितना हो जाएगा कल, जितना हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना, कल पढ़ के आना ये, क्योंकि इसी को आगे कंटिन्यू करना है, तो एक बार इसको गो थ्रू जरूर करके आना।